हेलो डियर फ्रेंड्स, आप सभी का नए वीडियो में स्वागत है। देखिए, आज की इस वीडियो बहुत ही खास होने वाली है क्योंकि यहाँ से आपका एग्जाम में है। आपका यहाँ से 20 क्वेश्चन लड़ने वाला है साइंस में। फिक्स कर लो, यहाँ से आपका 20 नंबर फिक्स हो गया। ठीक है ना। तो प्लीज़, ये इतना इंपॉर्टेंट सेट है, इतना इंपॉर्टेंट सेट कि इसको जितना कहें उतना कम है, क्योंकि आपको 80 क्वेश्चन करेंगे, वहाँ से 20 क्वेश्चन आपको आना ही तय है। ठीक है। तो प्लीज़ इस सेट को आप लोग अंत तक कीजिए, और अंत तक करने के बाद आपको पता चल जाएगा हाँ वास्तव में ये क्वेश्चन क्या था। यहाँ से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, कंफर्म कर लो। तो चलो सेट को शुरू करते हैं। और हम लोग ये पूरा बिहार बोर्ड 10th क्लास का सेट है, मैथ सॉरी साइंस से, किसका, साइंस विषय का है। तो फटाफट चलो शुरू करते हैं। ये सरकारी वाला सेट नहीं, अपना से बनाया हुआ सेट है। क्वेश्चन नंबर 1 इसमें क्या है कि समतल दर्पण किसमें होता है। समतल दर्पण में क्या होता है, आपतन कोण परावर्तन कोण बराबर नहीं होता है, आपतन कोण परावर्तन कोण बराबर होता है, या फिर आपतन कोण परावर्तन कोण से बड़ा होता है, या आपतन कोण परावर्तन कोण से छोटा हो। देखो, हम एक तरह से बात करते हैं, हम लोग का समतल दर्पण होता है। इसमें क्या होता है कि आपतन कोण बराबर क्या होता है, परावर्तन कोण। यानी कि ये हम लोग आपतित किरण और या विलंब के बीच जो कोण होता है आपतन कोण कहते हैं इसको, और इसे कहते हैं परावर्तन कोण कहते हैं। तो इस आपतन कोण बराबर क्या होता है, परावर्तन कोण होते हैं। आपतन कोण बराबर क्या होते हैं, परावर्तन कोण। यानी आपका आंसर का इसका आंसर बी हो जाएगा, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। अगले से जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, तब प्रकाश का अपवर्तन होता है। क्या होता है, प्रकाश की चाल में परिवर्तन होने के कारण, या फिर प्रकाश की चाल में परिवर्तन नहीं होने के कारण, या प्रकाश के रंग में परिवर्तन होने के कारण होता है। उपयोग सभी कारण होता है। कार्य क्वेश्चन, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तब प्रकाश का अपवर्तन होता है। किस कारण से, तो प्रकाश की चाल में परिवर्तन होने के कारण से। यानी आपका आंसर ए हो जाएगा। क्लोरोफिल वर्ण का रंग होता है कैसा, हरा, नीला, लाल, सफ़ेद। तो क्लोरोफिल वर्ण का रंग कैसा, हरा होता है, सभी को पता होगा, आपका ए आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला हम लोग क्वेश्चन है कि रक्त में आयरन की कमी होने वाला कौन सा रोग है। देखो, आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है, टीबी, मधुमेह, एनीमिया, उच्च रक्तचाप। देखो, तो आयरन के कारण कौन सा होता है, एनीमिया होता है। क्या होता है, एनीमिया होता है। इसका आंसर सी हो जाएगा। ओके। अगला क्वेश्चन क्या हम लोग कि स्वपोषी भोजन के लिए क्या आवश्यक है। क्लोरोफिल, सूर्य के प्रकाश, H2O और CO2 में सभी। देखो, स्वपोषी क्यों होता है, पेड़ पौधे होते हैं। पेड़ पौधों के लिए आवश्यक क्या है, तो उनके लिए क्लोरोफिल भी आवश्यक है, उनके लिए सूर्य प्रकाश आवश्यक है, उनके लिए जल और कार्बन डाइऑक्साइड आवश्यक है। इनमें इसका आंसर डी हो जाएगा। ओके। अगला क्वेश्चन क्या, इनमें से कौन सा पदार्थ लेंस के लिए उपयुक्त नहीं किया जा सकता है। जल होता है, कांच भी होता है, प्लास्टिक भी होता है, कौन नहीं होता है, मिट्टी नहीं। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, एक उतरने की क्षमता 1 डायप्टर है, तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी। देखो, 1D मतलब कितना होता है, 1/100 कह रखा है। हाँ, 1 डायप्टर है तो उसकी क्षमता यानी कि पी पूछ रखा है, तो पी वस्तु क्या होगा, 1/f हमको पी दिया गया है। क्या दिया गया है, पी दिया गया है, हमको ए पूछ रखा है। तो ए बराबर सूत्र क्या होता है, 1/p होता है, 1/p। तो 1 मतलब क्या होता है, 1 मीटर होता है, यानी कि 100 हो जाएगा। अब बटा में इसकी क्षमता कितना है, 1 है, कितना है 1, तो एक कटे कितना, इसका आंसर 100 हो जाएगा, प्लस में 100 प्लस 100 सेंटीमीटर। इसका आंसर सी हो जाएगा, 7वां का आंसर। ओके। 8वां क्वेश्चन क्या हम लोग है, किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरी या -15 सेंटीमीटर लेंस संभवतः क्या होगा। कारण किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों के बीच की फोकस दूरी जो है, जो -15 सेंटीमीटर, तो किसका माइनस में होता है फोकस दूरी, तो किसका होता है बताइए जरा सा। दोनों अवतल होगा, दोनों उत्तल होगा, दर्पण अवतल तथा लेंस क्या होगा, उत्तल होगा, या फिर दर्पण उत्तल और लेंस क्या होगा, अवतल। तो देखो, इसमें दोनों क्या होता है, अवतल होते हैं। तो अवतल दर्पण की और अवतल लेंस का दोनों की फोकस दूरी क्या होती है, माइनस ऋणात्मक होती है। तो आपका इसका आंसर क्या है, इसका आंसर ये हो जाएगा 8वां का। 9वां क्वेश्चन है कि समान नेत्र के लिए दूरबिंदु क्या होता है। दूरबिंदु क्या होता है, अनंत होता है, जबकि नजदीक कहेगा तो 25 सेंटीमीटर। तो दूर क्या हो जाएगा, इसका अनंत हो जाएगा, और ये क्या हो नजदीक हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कहेगा जो नेत्र निकट की वस्तु को साफ नहीं देख सकता है उसे हम क्या कहते हैं। देखो, जो जहाँ पर आपको निकट की वस्तु साफ नहीं दिखाई देती है उसे क्या कहते हैं, उसको दूरदृष्टि दोष कहता है, उसको दूरदृष्टि दोष कहते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगले से प्रकाश संश्लेषण के द्वारा किसकी उत्पत्ति होती है, प्रकाश की, प्रोटीन की, ग्लूकोज की, वसा की। देखो, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा
ग्लूकोज की क्या होती है उत्पत्ति होती है, किसकी, ग्लूकोज की। ग्लूकोज के सूत्र क्या होता है, C6H12O6। ये भी आपके एग्जाम में आता है कि ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है, C6H12O6। अगला क्वेश्चन, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है, लीवर, अग्नाशय, अंडाशय, एड्रीनल। देखो मनुष्य की शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है, तो सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर होती है, जिसको हम यकृत भी कहते हैं, लीवर। ठीक है, इसका आंसर ए हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन क्या हम लोग है करें कि ग्वाइटर अथवा घेघा रोग किसकी कमी से होता है, चीनी कमी से, आयोडीन कमी से, रक्त कमी से, मोटापा कमी से। तो किसकी वजह से, आयोडीन की कमी से होता है, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। मानव नेत्र में क्या होता है, मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस नहीं होता है, किसी प्रकार का लेंस नहीं होता है, अवतल लेंस होता है, उत्तल लेंस होता है, अवतल दर्पण होता है। देखो मानव नेत्र में किस प्रकार लेंस होता है, उत्तल लेंस पाया जाता है। कौन सा, उत्तल लेंस। 14 का आंसर, इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि मानव नेत्र वस्तु का प्रतिबिंब में से किस भाग को बनाता है, तो मानव नेत्र वस्तु का प्रतिबिंब किस भाग को बनाता है, आइरिस पर, कॉर्निया पर, रेटिना पर, पुतली पर। तो मानव नेत्र का प्रतिबिंब रेटिना बनता है, कहाँ पर, रेटिना पर। इसी का दूसरा नाम क्या है, दृष्टिपटल। इसका दूसरा नाम क्या है, दृष्टिपटल, रेटिना, दृष्टिपटल। तो 15 आंसर सी हो जाएगा। 16 में क्वेश्चन क्या कर रखा है, टिंडल प्रभाव प्रकाश की कौन सी परिघटना को प्रदर्शित करता है, प्रकाश के परावर्तन को, अपवर्तन को, विक्षेपण को या प्रकीर्णन को। देखो जो टिंडल प्रभाव होता है या किसको विक्षेपण करता है, तो प्रकाश के विक्षेपण को, नहीं प्रकाश के प्रकीर्णन को, विक्षेपण है प्रकाश के प्रकीर्णन को। इसका आंसर डी हो जाएगा। 17वां क्वेश्चन क्या करेंगे, एक कूलम विद्युत आवेश कितने इलेक्ट्रॉन में समाये आवश्यक के तुल्य के बराबर होता है, करें कि एक कूलम विद्युत आवेश तो कितना बराबर होता है, तो 6.25×1018। इसका आंसर क्या है, इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या हम लोग है कि एक ए मीटर के परिसर में 0.3 एम्पियर और ए मीटर के स्केल पर डिवीजनों की संख्या 30 हो तो ए मीटर की अल्पसंख्या कितना होगा। कह रखा है कि एक ए मीटर के परिसर जो है वह कितना है, 0.3 एम्पियर है और इसी ए मीटर के स्केल से डिवीजनों की संख्या 30 है, तो उसकी अल्पसंख्या कितना होता है। क्या करेंगे, कुछ करना इसमें है नहीं, कुछ करना नहीं है। क्या करेंगे, तो 0.3 में हम 30 है, 30 से भाग दे देंगे। ये 10 मोटे बटा कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा, 10 आ जाएगा, एक जो खत्म, एक बार में आ गया कि नीचे का इतना जीरो होगा, 100 हो जाएगा। तो हम लोग का आपका हो जाए कितना, 1/100 यानी कि 0.01 एम्पियर। आप लोग इसका आंसर डी हो जाएगा। ओके, 19 में क्वेश्चन क्या करेगा कि थायरॉक्सिन का स्राव कहाँ होता है, थायराइड में, यकृत में, वृक्क में या वृषण में। थायरॉक्सिन का स्राव कहाँ होता है, थायरॉक्सिन स्राव कहाँ होता है, थायराइड ग्रंथि होता है, थायराइड ग्रंथि में। अगले से मानव में डायलिसिस थैली कहाँ होती है, नेफ्रॉन में, न्यूरॉन में, माइटोकॉन्ड्रिया में, कहीं नहीं। तो मानव के अंदर जो ये डायलिसिस थैली होती है या उसके नेफ्रॉन में पाई थी, कहाँ, नेफ्रॉन। अगला क्वेश्चन क्या कर रखा है कि भोजन का पचना किस प्रकार रासायनिक क्रिया है, भोजन का पचना किस प्रकार रासायनिक क्रिया है, उपचयन, अपचयन, विस्थापन। तो भोजन का जो पचना होता है एक उपचयन अभिक्रिया कहते हैं, क्या उनसे, उपचयन। इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, विद्युत आवेश का ऐसा क्या होता है, विद्युत आवेश का ऐसा होता है कूलॉम। क्या होता है, कूलॉम। इसका आंसर डी हो जाएगा भाई, इसका आंसर। 23वां क्वेश्चन क्या करें, अतिभारण के समय विद्युत परिपथ धारा का मान क्या होता है। देखो अतिभारण के समय, यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अतिभारण के समय जो विद्युत धारा का मान होता है परिपथ में, क्या होता है, बढ़ जाता है। क्या होता है, बढ़ जाता है। यानी कि 23 का आंसर क्या होगा, बहुत अधिक बढ़ते, इसका आंसर सी हो जाएगा। करे कि 22, 32, 52 और 62 के 4 कुंडलियों को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, 64 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा जाता है। पहली कुंडली के सिरों के बीच विभवांतर क्या होगा। देखो पहले इसको जोड़ दो, सारी को श्रेणी क्रम में जोड़ा, किस क्रम में, श्रेणीबद्ध में। यानी कि आर क्या होता है, R1 + R2 + R3 यानी कि इस रूप में। तो सारे को पहले जोड़ दो, सही जोड़ो। यानी कि 32 + 52 22, 32, 52 और कितना, तो जोड़ 2 2 4 4 2 6 6 2 कितना, 8 हो जाएगा। और 6 5 11 11 3 11 3 14 14 2 16 16 और कितना का था, 64 का वोल्ट का। तो बटा में 64, ये खत्म हो गया। V बराबर क्या होता है, V बराबर IR। हमको क्या निकलना है, विभवांतर निकलना है ना।
ये कितना कट जाएगा हम लोग का, 64 दूनी का 20, 64 दूनी का एक नहीं कटे थोड़ी, हालांकि ना कटेगा नहीं, ये कटेगा नहीं। ये कितना है हम लोग का, एक बैटरी से जोड़ा जाता है कुंडल के सिरों के बीच विभवांतर पूछ रखा है, तो इसका जो आर हो कितना 168 हो गया, और कर रखा है कि इसको एक बैटरी से जोड़ा जाता है, तो इसका भी क्या होता है, आई आर होता है। आई का मान कितना हमको दिया गया है, आई नहीं दिया गया है हमको, आर पता है और भी पता है। हालांकि इसका जो आंसर होगा थोड़ा देख लेंगे, थोड़ा लंबा, हालांकि ये जो न्यूमेरिकल थोड़ा सा लंबा है, ठीक है ना। इसका आंसर आप लोगों को देख लीजिएगा ध्यान से, इसका आंसर ए हो जाएगा, ठीक है ना। 8 वोल्ट होगा इसका आंसर, थोड़ा सा लंबा है इसलिए इसको छोड़ रहे हैं। ऐसा कुछ हालांकि आता नहीं है, बहुत कम आता है, आता है तो सिर्फ 2 नंबर में आता है। कह रहे कि एड्रियन हार्मोन स्रावित होता है कहाँ से, एबेसिस अम्ल से, या पीयूष ग्रंथि से, या हाइपोथैलेमस ग्रंथि से, या अधिवृक्क ग्रंथि से। ठीक है, होता है अधिवृक्क ग्रंथि से, क्या होता है अधिवृक्क ग्रंथि से। अगला क्वेश्चन के पुष्पी पौधों पादपों में लैंगिक चरण होता है किसके द्वारा, पत्तियों द्वारा, फूलों द्वारा, तना द्वारा, से किसी नहीं द्वारा। तब पुष्पी पौधों में जो लैंगिक चरण होता है उससे फूलों द्वारा होता है, किससे, फूलों द्वारा। इन 26 का इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में कौन लैंगिक जन्म संचालित रोग है, गोनोरिया, सिफिलिस, एड्स, इनमें सभी। कह रखा है कौन लैंगिक जन्म संचालित रोग, इनमें से सभी हो जाएगा, सभी रोग होता है। अगला क्वेश्चन क्या हम लोग का है कि जनसंख्या नियोजन के लिए पुरुषों द्वारा उपयोग की जाने वाली एक सरल विधि कौन सी है। करें जनसंख्या नियोजन के लिए पुरुषों द्वारा उपयोग में लाए जाने वाली एक सरल विधि क्या है, डायफ्राम है, कॉपर्टी है, लूप है, या कंडोम है। बताइए इसका आंसर है, इसका आंसर हाँ 28 आंसर, इसका आंसर कंडोम। जो मनुष्य के द्वारा जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण के लिए उपयोग में लाया जाना कौन सा विधि है, तो लोग ज़्यादातर कंडोम का यूज करते हैं। इसका आंसर डी हो जाएगा। अब इतना बताने की सबको जरूरत नहीं है। 29वां क्वेश्चन क्या कर रखा है कि जनसंख्या नियंत्रण के लिए स्त्रियां द्वारा अपनाई जाने वाली एक साइकिल, हाँ देखो वो तो पुरुषों के लिए था, अब स्त्रियों द्वारा कौन सा उपयोग है, कॉपर्टी, नसबंदी, लूप, या पुरुषबंदी। तो जनसंख्या नियंत्रण के लिए स्त्रियों द्वारा अपनाई जाने वाली एक सर्जिकल विधि कौन सी है, तो है क्या सी, स्त्री का नसबंदी, स्त्री का नसबंदी। करे किसी विद्युत धारावाही, करे किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी प्रणालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र शून्य होता है, क्या होता है, शून्य होता है, या इसके सिरों की ओर जाने पर घटता है, या इसके सिरे की ओर जाने पर बढ़ता है, या सभी बिंदुओं पर समान होता है। कर रखा है कि किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी प्रणालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, शून्य होता है, इसके सिरे की ओर जाने पर घटता है, बढ़ता है, इनमें से समान रहता है। तो क्या हो जाएगा, सही बिंदु पर समान रहता है, इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि फ्लेमिंग के वाम हस्त के नियम में बाएं हाथ की तर्जनी संकेत करते हैं किसको। देखो फ्लेमिंग के वाम हस्त की जो नियम है उसमें जो तर्जनी है वो क्या, जो तर्जनी समझते हैं ना, ये आपको 3 अंगुलियां होती है, 3 अंगुलियां, तो 3 अंगुलियों जो तर्जनी होता है ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को संकेत करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से सबसे प्रबल लवण कौन है, NaCl, CaClO, CaCl2 हो गए जहाँ पर, हालांकि BaSO4, LiCl। इनमें से कौन प्रबल अम्ल है, तो प्रबल कौन, सोडियम क्लोराइड, इसको हम कहते हैं नमक भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि सरलतम हाइड्रोकार्बन क्या है, सरलतम हाइड्रोकार्बन मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। सरलतम हाइड्रोकार्बन, तो सरलतम हाइड्रोकार्बन क्या होता है, मीथेन होता है, कौन सा, मीथेन। अगला क्वेश्चन की कार्बन हाइड्रोजन में कार्बन और हाइड्रोजन के संयोग से क्या बनता है, तो कार्बन और हाइड्रोजन के संयोग से बनता है क्या बनता है, हाइड्रोकार्बन बनता है, क्या बनता है, CH2 बनता है, जिसको मतलब हाइड्रोकार्बन कहते हैं। इसका आंसर 34 का आंसर बी हो जाएगा। कह रहे कि मेंडलीव की आवर्त सारणी में 36 कतारों को क्या कहा जाता है, देखो 36 जो कतार होते हैं ये होता है ऊर्ध्वाधर, ये क्या होता है 36। तो जो 36 हैसे से जो रहता है इसको क्या कहा जाता है, ठीक है, इसको क्या कहा जाता है, जो 36 तो इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है आवर्त कहा जाता है, आवर्त कहा जाता है, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि पश्चिम की ओर प्रक्षेपित कोई धनावेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्तर दिशा में विक्षेपित हो जाता है, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या है, चुंबकीय क्षेत्र दिशा क्या है, दक्षिण की ओर है, या पूरब की ओर है, या अधोमुखी है, या ऊपरीमुखी है। कह रखा है कि हाँ कहाँ पर रहेगा जी,
तो कहाँ पर होगा, ऊपरी मुखी है, कहाँ पर, ऊपरी मुखी। इसका आंसर डी हो जाएगा। जी प्यारे मित्रों, आगे चलते हैं। कह रहा है कि विद्युत और चुंबकत्व में घना संबंध है, इसका पता लगाया, किसने पता लगाया था? चुंबक और विद्युत में किसने इसके संबंधों को पता लगाया था? ओम ने, न्यूटन ने, ऑर्टेड ने, कूलॉम ने। तो इसमें लगाया था ऑर्टेड ने। किसने? ऑर्टेड ने। इसका आंसर सी हो जाएगा। देखो जो भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ से आप एग्जाम में कुछ ना कुछ जरूर क्वेश्चन लड़ा ही लड़ा, एकदम तय है। ऐसा ही आपका जो एग्जाम होने वाला है ऐसा ही रहेगा। कर कि जनसंख्या नियंत्रण के लिए स्त्रियों द्वारा अपनाई जाने वाली एक सरल यांत्रिक विधि कौन सी है? कंडोम, ट्यूबकेटोमी या वेस्कोटोमी या कॉपर टी। जनसंख्या नियंत्रण के लिए स्त्रियों द्वारा अपनाई जाने सरलतम यांत्रिक विधि जब पूछ देगा आपसे, तो यांत्रिक विधि कौन सी है? तो कॉपर टी हो जाएगी। कैसी? कॉपर टी। अगला क्वेश्चन क्या है कि लैंगिक जन संचालित रोग कौन है? बैक्टीरिया जनित रोग या वायरस जनित रोग या प्रोटोजोआ जनित रोग या ईस्ट जनित रोग? देखो लैंगिक जन से संचालित रोग कौन सा होते हैं? तो कौन सा रोग हो जाएंगे? तो वायरस जनित रोग। कौन सा? वायरस जनित। अगला क्वेश्चन हम लोग क्या है कि मनुष्य में कितने जोड़ गुणसूत्र पाए जाते हैं? तो मनुष्य के अंदर 23 जोड़ा गुणसूत्र पाए। कितने? 23 जोड़ा। 23 जोड़ा। अगला क्वेश्चन क्या हम लोग का है कि कीटों के पंख, चमगादड़ के पंख किस तरह के अंग है? समजात है, अवशेष है, समृद्धि है, कोई नहीं है। तो कीटों के पंख और चमगादड़ के पंख ये क्या है? तो समृद्धि अंग है। कौन सा? समृद्धि अंग है। अगला क्वेश्चन करेंगे प्रणालिका में धारा प्रवाहित होती है, यह क्या प्रदर्शित करता है? जो प्रणालिका होता है, प्रणालिका ये क्या प्रणालिका है? तो प्रणालिका में जो धारा प्रवाहित है क्या प्रदर्शित करता है? चुंबकीय गुण को, आकर्षण गुण को, या प्रतिकर्षण गुण को, या विद्युत बल को? तो यह प्रदर्शित करता है उसे चुंबकीय गुण को। किसको? चुंबकीय गुण को। अगला क्वेश्चन करेंगे गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर जल का तापक का उपयोग किस दिन नहीं कर सकते हैं? धूप वाले दिन, बादलों वाले दिन, गर्म दिन या वायु वाले दिन? कह रखा है कि गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर जल का तापक का उपयोग किस दिन कर सकते हैं? किस दिन नहीं कर सकते हैं? तो जिस दिन बादल रहेगा उस दिन नहीं कर सकते हैं। किस दिन? तो इससे 43 आंसर का बी हो जाएगा। अरे भाई सौर ऊर्जा कब काम करेगा? सौर ऊर्जा कब काम करेगा? कब काम करेगा? जब आपके प्रकाश रहेगा तो नहीं काम करेगा। तो जिस दिन प्रकाश उस दिन काम नहीं करेगा, उस दिन क्या हो रहा? नहीं करेगा। यानी कि इसका आंसर का इसका आंसर बी हो जाएगा, बादलों वाले दिन। करे कोई धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला निर्मित यौगिक निर्मित करता है। यह यौगिक जल में विलय यह तत्व क्या हो सकता है? कैल्शियम, कार्बन, सिलिकॉन, लोहा। करे कोई धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्माण करता है। यह जो है धातु ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है और साथ में यह उच्च गलनांक वाले यौगिक बनाता है। तो यह कौन, इनमें से कौन सा यह यौगिक है? इस तत्व का क्या नाम है? तो इस तत्व का नाम क्या है? कैल्शियम। क्या चीज? कैल्शियम। जो कैल्शियम होता है ऑक्सीजन से अभिक्रिया भी करता है और यह उच्च गलनांक वाले यौगिक का निर्माण करता है। करे क्वेश्चन 45 नंबर कि खाद्य पदार्थ के डिब्बों पर जिंक के बजाय टीन का लेप होता है, क्यों? क्योंकि जो टीन होते हैं, टीन के बजाय जिंक अधिक अभिक्रियाशील होता है, इसीलिए क्या कहता है? तो जिंक के बजाय टीन का लेप होता है। ठीक है ना? इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। आपको देखो समय बहुत हम कम ले रहे हैं ताकि आपको फटाफट जितने देर को कम समय में ज़्यादा सीख जाए, कम समय में ज़्यादा। इनमें से कौन विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक है? इनमें से कौन विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक है? CUAGALFE। करेक्ट। कौन विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक, सबसे अच्छा चालक कौन है विद्युत का? तो कौन है? आपका चांदी है, AG। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला इथेन का आणविक सूत्र C2H6 है। इनमें कितने सहसंयोजक बंध है? 6 सहसंयोजक बंध है, 7 है, 8 है, 9 है। तो यहाँ पर देखो पर है कि इथेन के आणविक सूत्र C2H6 होता है। इसमें कितने तो 7 सहसंयोजक बंध होते हैं इथेन में। अगला क्वेश्चन है 48 नंबर, इनमें से कौन सा यौगिक ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है? इथेनॉल, प्रोपेनॉल, इथेनाइक अम्ल, इनमें से सभी। इनमें से कौन सा यौगिक ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है? कौन सा यौगिक? तो कौन सा? इथेनॉल। इसको हम ईंधन के रूप में उपयोग कर सकते हैं, मतलब जलावन के रूप में। अगला क्वेश्चन क्या है कि जितनी ऊर्जा स्रोत हम उपयोग में लाते हैं
उनमें से अधिकांश सौर ऊर्जा को निरूपित करते हैं, तो निम्न में से कौन सा स्रोत अंततः सौर ऊर्जा का व्युत्पन्न नहीं है? भूतापीय ऊर्जा, पवन ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा या जैव मात्रा। तो कौन नहीं है? तो कौन नाभिकीय ऊर्जा नहीं है। 49 का इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है भाई मोरे कि नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक कौन है? हीलियम, यूरेनियम, एल्युमिनियम, क्रोमियम। नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु कौन सा आवश्यक है? तो कौन सा आवश्यक है? यूरेनियम। कौन सा? यूरेनियम। इसका आंसर बी हो जाएगा। साथ ही साथ देखो हमारा टेलीग्राम चैनल को सभी कोई ज्वाइन कर ले, क्योंकि वहाँ पर पीडीएफ एक से एक इम्पोर्टेंट आपको पीडीएफ दिया जा रहा है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन क्या है कि जिन शब्द किसने प्रस्तुत किया? जोहान्स ने, लेमार्क ने, मेंडल ने, ग्रिफिथ ने। जिन शब्द, तो जिन शब्द किसने प्रस्तुत किया था? तो किसने? तो जोहान्स ने। किसने? जोहान्स ने। अगला क्वेश्चन है कि मेंडल के एक प्रयोग में लंबे मटर के पौधे जिनके बैंगनी पुष्प थे, संकरण बौने पौधे सफेद पुष्प थे, कराया गया। इनकी संतति के सभी पौधों में पुष्प बैंगनी रंग के थे, परंतु आधे बौने। इससे कहा जा सकता है कि लंबे जनक पौधे अनुवांशिक रचना निम्न में से थी किसकी? कौन होगा इसको बताइए? 52 का आंसर, तो 52 का कहा जाएगा TTWW, ठीक ना। अगला क्वेश्चन क्या हम लोग का है कि समजात अंग का उदाहरण कौन है? हमारा हाथ तथा कुत्ते के अग्रपाद, हमारे दांत तथा हाथी के दांत, आलू एवं घास की ऊपरी भूअस्तारी, उपयुक्त सभी। समजात अंग का उदाहरण कौन है? तो समजात अंग इनमें से सभी हो जाएगा। इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? विकासीय दृष्टिकोण से हमारी किससे अधिक समानता है? देखो विकासीय दृष्टिकोण से हमारी किससे अधिक समानता है? चीन की धरती से, चिंपैंजी से, मकड़ी से, जीवाणु से। तो किससे अधिक है? तो चिंपैंजी से। किससे? चिंपैंजी से। क्योंकि देखो हमारे चिंपांजी देखे होगे, चिंपांजी देखो तुमको पता होगा, चिंपांजी के भी एकदम सब सेम टू सेम मनुष्य की तरह होता है, सेम टू सेम मनुष्य की तरह को दिखेगा, उसका भी मूछ, दाढ़ी, हाथ तो सब होता है, तो मनुष्य की तरह होता है। तो एक बार किसी विकासीय दृष्टिकोण से हमारी किससे अधिक समानता है? तो किससे? चिंपांजी से। किससे? चिंपांजी से। ये तरह के मानव ही हो गया, मानव की बात थोड़ी हो रहा है। अगला क्वेश्चन में से कौन अनवीकरणीय पदार्थ है? अनिम्नीकरणीय पदार्थ है? DDT, कागज, वाहित मॉल में से कोई नहीं। में से कौन अनिम्नीकरण पदार्थ है? तो कौन हो जाएगा? DDT। कौन सा? DDT। करें जीव द्रव्यमान ऊर्जा स्रोत का उदाहरण कौन नहीं है? पेट्रोलियम, गोबर गैस, नाभिकीय ऊर्जा, कोयला। कौन जीव द्रव्यमान की ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है? कौन नहीं है? कौन कह रखा है कि जीव द्रव्यमान की ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है? तो कौन नहीं है? तो नाभिकीय ऊर्जा है। ये देखो पेट्रोलियम हो, गोबर गैस हो या कोयला हो, ये सब के सब जीव द्रव्यमान की ऊर्जा के स्रोत उदाहरण है। क्योंकि देखो इसको इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि देखो भाई बोले कि पेट्रोलियम भी आपको जीव से बनता है, गोबर गैस भी जीव से और कोयला भी किससे? जीव से। देखो ये क्वेश्चन कर रहा है कि हमारे शरीर के पीएच प्राश कितना होता है? तो 7 से 7.8 सबको पता होगा, इसका आंसर भी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं, कौन सी गैस से उत्सर्जित होगी जब धातुएं जल के साथ क्रिया करेंगी? तो ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन। करें कौन सी गैस जब धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करती तो उत्पन्न होती है? बताइए कौन सी गैस? तो हाइड्रोजन गैस। कौन सी? हाइड्रोजन गैस। अगला क्वेश्चन क्या है कि इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक कहलाते हैं? क्या चीज? सहसंयोजी, वैद्युत संयोजी, कार्बनिक यौगिक, इनमें से कोई नहीं। इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक क्या कहलाते हैं? तो इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक कहलाते हैं आपका विद्युत सहसंयोजी। अगला क्वेश्चन क्या है कि संगमरमर का संयुक्त सूत्र क्या होता है? तो संगमरमर का संयुक्त सूत्र होता है CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। इसका आंसर ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रखा है कि कॉपर चूर्ण को वायु में गर्म करने पर उनके सतह पर कॉपर ऑक्साइड की एक परत जम जाती है। इस परत का रंग कैसा है? श्वेत, काला, भूरा, पीला। बताइए कैसा है? तो काला होता है। किसा होता है? काला होता है। अगला क्वेश्चन क्या है कि अभिक्रिया
Cu अभिक्रिया Cu प्लस H2 इक्वेशन टू Cu H2। यहाँ पर क्या हुआ है, किसका अपचयन हुआ है? तो देखो यहाँ पर क्या हुआ, तो अपचयन किसका, हाइड्रोजन का हुआ है, क्योंकि जा करके ये जो O था किस में मिल गया, H के साथ। यहाँ पर किसका अपचयन हुआ है, तो H2 का हुआ है। किसका, H2 का, हाइड्रोजन का। अगला क्वेश्चन की Cu, वही क्वेश्चन था हालांकि। अगला क्वेश्चन है कि ओजोन परत पाई जाती है कहाँ पर, स्ट्रेटोस्फीयर में, एक्सोस्फीयर में, आयनोस्फीयर में, ट्रोपोस्फीयर में। ओजोन परत कहाँ पाई जाती है, तो ओजोन परत जो है स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जाती है। स्ट्रेटोस्फीयर, इसका आंसर ए हो जाएगा। देखो जितना हम सेशन करा रहे हैं अगर इतना हम लोग कर लेते हैं तो सर जितना हम लोग का भाई मोरे आपका ये ऑब्जेक्टिव है 230 में 230 सबका आने वाला है ऑब्जेक्टिव, फुल में फुल आएगा, एक भी वो घटने वाला नहीं है। करें इनमें से कौन जलीय आहार से निकल, जलीय कह दिया, अब ध्यान देना, जलीय, जल के अंदर की बात कह रखा है, यह जल में होने वाली। तो देखो घास, बकरी, शेर, ये तो होगा नहीं क्योंकि तो ऊपर की बात होगी। हाँ देखो ये जलीय शैवाल जो होते हैं इसको कौन खाता है, जलीय कीट खाते हैं। कीट को कौन खाते हैं, मछलियाँ खाती हैं। तो ये शैवाल अंदर पैदा है और जो जलीय कीट होते हैं भी जल के अंदर पैदा है और मछली भी क्या जल के अंदर। तो आपका 64 का आंसर क्या होगा, इसका बी हो जाएगा। ये क्यों नहीं होगा, देखो ये भी सही है कि घास जलीय कीट खाता है, कीट को मछली खाते हैं, मछली को मनुष्य खाता है, लेकिन बात इसको जलीय आहार से बात हुआ है तो इसलिए मनुष्य नहीं रहता तो ये हो जाता, लेकिन मनुष्य इसलिए नहीं होगा। घास मछली मनुष्य भी नहीं होगा, मनुष्य है, मनुष्य तो स्थल के प्राणी है, तो जलीय बात होता है, जलीय का इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कि कोई विलयन लाल लिटमस पत्र नीला करे तो उसका पीएच मान समझौता कितना होगा। तो देखो लाल लिटमस पत्र को नीला कौन कौन कर देता है, अम्ल करते हैं, क्षार कर देता है, ये बताओ पहले हम लाल लिटमस पत्र को कौन नीला कर देता है, तो क्षार। तो किस इसका आंसर का, इसका आंसर बी हो जाएगा, डी बल्कि। अगला क्वेश्चन एसिटिक अम्ल का तनु विलयन के बारे में कौन सा अवलोकन सत्य है। यह सिरका सी गंध देता है, यह प्याज सी गंध देता है, यह सड़े अंडे सी गंध देता है, यह सड़े मांस की तरह गंध देता है। एसिटिक अम्ल का तनु विलयन जब करेंगे तो क्या होता है, तो एसिटिक अम्ल का जब हम तनु विलयन करते हैं तो सिरका से जैसा गंध देता है, कैसा, सिरका जैसा। अगला क्वेश्चन के एल्कोहल में उबली पत्ती का आयोडीन विलयन की कुछ बूंदे डालने पर पत्ती का रंग होता है कैसा, गुलाबी, नीला, काला, लाल। कैसा हो जाता है, तब होता है नीला और काला, नीला और काला, इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन निम्न में से कौन से समूह में केवल जैव निम्नीकरण पदार्थ है, जैव निम्नीकरण पदार्थ है। घास, पुष्प, चमड़ा, घास, लकड़ी, प्लास्टिक, फलों के छिलके, केक एवं नींबू का रस, केक, लकड़ी एवं घास। बताइए 68 का आंसर, तो 68 आंसर का इसका आंसर बी हो जाएगा, घास, लकड़ी तथा प्लास्टिक। ये क्या है, तो केवल निम्नीकरण, जैव निम्नीकरण है। अगला क्वेश्चन है कोयला और पेट्रोलियम किस तरह की ऊर्जा है। देखो कोयला और पेट्रोलियम जो ये अनवीकरणीय ऊर्जा है, क्योंकि इसको उपयोग करें तो पुनः उपयोग नहीं ला सकते हैं। तो जिस पदार्थ को हम उपयोग करें तो पुनः उपयोग उसको नवीकरणीय करते हैं, जिसको पुनः उपयोग नहीं लाया जाए तो अनवीकरणीय करते हैं, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत क्या है, ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत क्या है। देखो ऊर्जा, सौर ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, पवन ऊर्जा, इनमें सभी गैर ऊर्जा, ऊर्जा का गैर परंपरागत। देखो ऊर्जा भाई तो हर जगह से, यहाँ से ऊर्जा होती है, यहाँ से ऊर्जा उत्पन्न, यहाँ से ऊर्जा उत्पन्न, यानी इसका आंसर डी हो जाएगा, इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है किसी भी उदासीन का बिलियन का पीएच कितना होता है। देखो उदासीन का जो बिलियन होता है वो कितना होता है, उसका पीएच 7 होता है, अम्ल का 7 से कम और क्षार का 7 से अधिक। तो उदासीन कितना हो जाएगा, आपका 7 हो जाएगा। निम्नांकित में कौन लवण है, HCl, NaOH, K2SO4, NH4OH। कह रहे कौन लवण है, तो कौन लवण है, K2SO4 है, K2SO4, इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में से कौन अधातु है, कार्बन, सोडियम, एल्युमिनियम, कैल्शियम। बताइए कौन अधातु है, कार्बन है, सोडियम है, एल्युमिनियम है, कैल्शियम है, कौन सा कार्बन, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। इनमें से कौन उपधातु है, उपधातु की बात बोल रहा है, इनमें से कौन उपधातु है,
ZnCAG तो देखो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर सी हो जाएगा। क्या है इसका आंसर? सी, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन क्या है? मेंडलीव के तत्व वर्गीकरण का आधार क्या है? जो मेंडलीव के तत्वों का वर्गीकरण किस आधार पर किया? परमाणु द्रव्यमान आधार पर, या परमाणु की संख्या के आधार पर, या परमाणु की त्रिज्या के आधार पर, या परमाणु घनत्व के आधार पर? जो मेंडलीव के तत्वों का वर्गीकरण है वह किस आधार पर किया गया है? वह किया गया परमाणु द्रव्यमान के आधार पर। किस पर? परमाणु द्रव्यमान के आधार पर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन कि मेंडलीव के तत्वों का वर्गीकरण किस आधार पर किया गया है? तो परमाणु द्रव्यमान के आधार पर। अगला क्वेश्चन, क्या बंध बनाते समय अधातुएं इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है? अंततः यह विद्युत क्या होते हैं? उदासीन होते हैं, या धनात्मक होते हैं, ऋणात्मक होते हैं, सभी कथन सत्य हैं। तो देखो अबंध बनाते समय जो अधातुएं हैं ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है, और ये विद्युत क्या होती है? ये ऋणात्मक होते हैं। क्या होते हैं? ऋणात्मक होते हैं। ओके, इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि किसी समूह में इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति क्या होती है? एक समान है, या भिन्न भिन्न प्रकार है, या अस्थायी है, या सभी कथन सत्य है? तो किस समूह में इलेक्ट्रॉन को त्यागने की जो प्रवृत्ति है वो क्या है? तो वह एक समान है। वो क्या है? एक समान। इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि आधुनिक आवर्त सारणी में कौन सा आवर्त अभी तक अधूरा है? तीसरा आवर्त, प्रथम आवर्त, छठवां आवर्त, सातवां आवर्त? आधुनिक आवर्त सारणी में कौन सा आवर्त अभी तक अधूरा है? बताइए कौन सा आवर्त? तो सातवां आवर्त अभी तक पूरा नहीं हुआ है आवर्त सारणी में। अगला क्वेश्चन ये कुटपाद किसमें पाया जाता है? पैरामीशियम में, यूग्लिना में, अमीबा में, इनमें से किसी नहीं में? देखो कुटपाद जो होता है, कुटपाद इसमें तो अमीबा पाया जाता है। किसमें? अमीबा में। अमीबा कुछ ऐसे आकार होता है, इसको अमीबा कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण होता है किसमें? कब होता है? रात में होता है, दिन में होता है, सुबह में होता है, शाम में होता है? देखो प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है यह दिन में होती है। कहाँ पर? दिन में होती है। तो 80 का आंसर क्या हो जाएगा? हम लोग का बी हो जाएगा। तो दोस्तों हम लोगों ने 80 क्वेश्चन किया, और बहुत ही काफ़ी बड़ो आपको कम से कम की बात करें तो कम से कम यहाँ से आपका 5 क्वेश्चन जरूर रहेगा, अधिकतम का 20 अंक तक रह सकता है। तो ऐसे सेट आप लोग जरूर कीजिए। आप ही के लिए मेहनत करते हैं हमेशा। सहयोग कीजिए, सपोर्ट कीजिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो को शेयर करना और एक लाइक ज़रूर करना भाई मेरे, क्योंकि मेहनत लगता है वीडियो बनाने में। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ले सभी को जय हिंद।